हेलो स्टूडेंट, आप लोगों का स्वागत है रिसर्च मैथ ऑफिशियल चैनल में। आज हम 10th क्लास के दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में पढ़ाएंगे। दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म। आप लोग 9th में पढ़े होंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण, उसके युग्म के बारे में नहीं पढ़े होंगे जो जोड़ा कहते हैं। दो चर वाले समीकरण के रूप का व्यापक रूप होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, जहाँ ए बी तथा सी ए बी सी जीरो के बराबर नहीं हो और तथा ई किसके बराबर हो, रेशनल नंबर को, यानी तीनों चीज हमारा रियल नंबर हो, तीनों हमारा क्या चीज हो, रियल नंबर हो, तो हम उसे कहते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म होता है a1x प्लस a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। एक दूसरा इसका पेयर होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये दो चर वाले रैखिक समीकरण का हमारा युग्म है। इसे हम जब हल करते हैं तो एक समीकरण को मानते हैं फर्स्ट और एक समीकरण को मानते हैं सेकेंड। समीकरण को मानते हैं फर्स्ट, एक समीकरण को मानते हैं सेकेंड। अब इसमें देखिए, पहला एक शर्त है कि जो हम इसने लिखे हैं समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस इक्वल टू 0, इसका अगर हलों की संख्या पूछ दिया जाए, हलों की संख्या, तो हलों की जो संख्या होगी वह होगा अनगिनत। इसकी हलों की संख्या कितना होगी, अनगिनत। जैसे आपको एक एग्जाम्पल दिया जाता है कि मान लो 2x प्लस 3y बराबर दिया हुआ है 9। इसमें हलों की संख्या कितनी होगी हमको पता या नहीं है, तो आप इसमें कोशिश कीजिएगा कि x का मान रख के उस पर पुट कीजिएगा। मान लो हम x का मान रख लिए, कितना ले लिए, 0 ले लिए, तो जहाँ पर लिखा हुआ 2x, वहाँ जहाँ x वहाँ पर हम लिखेंगे 0 प्लस का 3y इक्वल टू 9। अब 2 से इसमें मल्टीपल करेंगे 0 में तो हो जाएगा 0 प्लस 3y इक्वल टू 9। तो 3y बराबर मेरा पास आ जाएगा 3y बराबर हो गया 9, तो y बराबर लिखाएगा 9/3 और 3 से इसमें काटिएगा, 3 तिया 9, तो y का मान कितना आ गया आपके पास 3। उसी प्रकार एक अगर इसी को और हल करना है, अगर मान लीजिए 2x प्लस 3y प्लस दिया हुआ है 9, अगर आप मान लो x का मान अभी रख देते हैं 1 पर, कितना रख दिए दोस्त, 1 पर। अब जहाँ x है वहाँ पर 1 मान देते हैं, 1 प्लस 3y बराबर 9। अब 2 से मल्टीपल करेंगे कि मैं, तो 2 प्लस 3y बराबर कितना हो गया 9, तो 3y बराबर लिखाएगा 9 माइनस का 2, तो y बराबर हो जाएगा 7। 9 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 7, तो फिर इसको y बराबर लिखा जाएगा 7/3। तो बताइए दो चर वाले रैखिक समीकरण में हलों की संख्या कितनी हो सकती है, अनगिनत। आप x का मान 1 2 1 0 1 2 3 4 कुछ भी रखिएगा तो y का मान भी तो कुछ कुछ आएगा, तो हलों की संख्या कितना हो गया, अनगिनत हो गया। अब मगर उसी में हम देखेंगे कि इसमें हल करने के लिए संख्या कितनी होती है, जो हम आपको लिए हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और एक समीकरण मेरे पास है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये समीकरण दो है। इसके हलों की संख्या देखो बहुत सा होता है, या तो अनगिनत हल होगा, अनगिनत हल, यानी कि इसी को बोला जाता है अनेक हल, अनेक हल, या इसी को बोला जाता है अनंत हल, अनंत हल। या तो इसका हलों की संख्या अनगिनत होगा, अनंत होगा, कुछ भी हो सकता है, या तो इसमें दूसरा होगा कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, ये भी हो सकता है। या तो इसमें हो सकता है एक और केवल एक हल हो सकता है, एक और केवल एक हल, केवल एक हल, ये भी हो सकता है इसमें समीकरण में। तो दोनों उस समीकरण को हल ज्ञात करने के लिए इसकी दो विधि होती है, एक होता है आलेखीय विधि, एक होता है आलेखीय विधि, और एक दूसरा विधि होता है बीजगणितीय विधि, दूसरा होता है बीजगणितीय विधि। देखिए
एक विधि होता है आलेखीय विधि, एक होता है बीजगणितीय विधि। हलों की संख्या इसमें कई गो होगा, अनगिनत हल होगा, कोई हल नहीं होगा, एक और केवल एक हल हो सकता है हल करने पर। मगर हल करने के लिए कई विधि होते हैं, दो विधि, एक आलेखीय विधि है, एक बीजगणितीय विधि। आलेखीय विधि में आप लोग के बारे में बताया जाएगा, तब तक इतना नोट्स कीजिए, फिर इधर मिटाते हैं। आलेखीय विधि में कुछ होगा, आलेखीय विधि में आप लोग को बताएंगे, थोड़ा सा अभी रफली बता दें, जब आगे एक्सरसाइज बढ़ेंगे तो। आलेखीय विधि, आलेखीय विधि कुछ होगा जो देखो, एक वाई अक्ष रेखा होता है, कितना होता है, एक अक्ष रेखा होता है। अगर एक रेखा और दूसरी रेखा को प्रतिच्छेद करता हो, प्रतिच्छेद करता है, प्रतिच्छेद रेखा करता है, तो हलों की संख्या कुछ होगा अद्वितीय हल। अद्वितीय हल यानी कि केवल एक हल होता है, केवल एक हल, केवल एक हल कहते हैं। अगर उसी प्रकार मेरा एक रह जाए ग्राफ में कि ऐसे दिया हुआ रहे ग्राफ, और इस पर एक रेखा ऐसे जाए, एक रेखा ऐसे जाए, एक दूसरे रेखा से कुछ ही हो, समानांतर हो, रेखाएं समानांतर हो। रेखाएं जब समानांतर होगी तो बताओ हलों की संख्या कितनी हो जाएगी, हलों की कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं। जब समानांतर रेखाएं होती है तो कोई हल नहीं होता है। अगर आपको एक ले लिया जाए ग्राफ के रूप में ऐसे, इसमें कुछ किया जाए कि आपकी एक रेखा इस पर और दूसरा का रेखा भी इसी पर हो जाए, दूसरा का रेखा भी किस पर हो जाए, इसी पर हो जाए, तो हलों की संख्या पूछेगा, तो इसकी हलों की संख्या कौन सी हो जाएगी, अनगिनत हल, अनगिनत हल होगी। इसकी हलों की संख्या कितनी हो जाएगी, अनगिनत हल, यानी कि बहुत सारा। इस रेखा को बोलते हैं समपाती, कुछ ही बोला जाता है इसको, समपाती बोला जाता है। ये आप लोग के ग्राफ में बताया जाएगा। तो ये ग्राफीय विधि से हो गया। अब मेरे पास अब हो गया, अब होता है बीजगणितीय विधि से। अब कुछ होता है बीजगणितीय विधि। तो बीजगणितीय विधि में आप लोग को 5 गो विधि पढ़ना रहता है। कई विधि जी, 5 गो। अब 5 गो के बारे में पढ़ाते हैं, ये सब तो आप लोग नोट्स कर लिए होंगे, आगे लिखना है। बीजगणितीय विधि, बीजगणितीय विधि में 5 गो नियम होता है। पहला होता है प्रतिस्थापन स्थापन विधि, दूसरा होता है वर्ज गुणन विधि, नहीं सॉरी, इसको पहले लिखते हैं, बाद में लिखेंगे। प्रतिस्थापन विधि, दूसरा लिख दो तुलनात्मक विधि, तुलनात्मक विधि, लुप्तीकरण विधि, लुप्तीकरण विधि। उसके बाद लिखा जाएगा, ये एक हो गया, 2 3 4, 4 में लिख दीजिए वर्ज गुणन विधि, वर्ज गुणन विधि। 5वां में लिख दीजिए अनुपात निर्णय विधि। ये हम 5 विधि से समीकरण को हल ज्ञात करते हैं। इस 5 विधि को एक एक समीकरण ले करके इसको हल को हमको जी करेंगे, ज्ञात करेंगे।
इसके पहले आप लोग को कै को कितना हल है, हलों की संख्या 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, इसके बारे में अनुपात के रूप में हम ज्ञात करने के लिए पहले जानते हैं। पहला देखो, मान लो हमको समीकरण a1x प्लस b1y प्लस का c1 इक्वल टू 0 दिया हुआ है। और दूसरा समीकरण है a2x प्लस b2y प्लस का c2 इक्वल टू कुछ दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है। इसमें हम पूछेंगे हलों की संख्या कितनी है, नहीं है, उसके बारे में हमको पढ़ना है, इसी के बारे में। यहाँ पर ले लो अनुपात, अनुपात, यहाँ पर लिख दो हलों की संख्या, हलों की संख्या, और उधर के अच्छे लिख देते हैं ग्राफ, इधर लिख देते हैं ग्राफ, यानी कि आलेखीय उसी को बोलते हैं। अगर आपके समीकरण दे दिया जाए a1 बट्टा a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बट्टा b2, तो हलों की संख्या कौची हो जाएगा, एक और केवल एक हल, एक और केवल एक हल, इसी को बोलेंगे अद्वितीय, इसी को बोला जाता है अद्वितीय, इसी को बोला जाता है अविरोधी, इसी को बोला जाता है अविरोधी। अब इसी को में अविरोधी बोलते हैं। इसका ग्राफ कुछ होता है, तो ग्राफ होता है हमारे पास प्रतिच्छेदी, ग्राफ कुछ होता है प्रतिच्छेदी। अगला आपको समीकरण ले लिया जाए a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2। इसमें पूछे हलों की संख्या कितनी होगी, तो हलों की संख्या अनगिनत होती है, हलों की संख्या अनगिनत, अनगिनत, इसी को बोलते हैं आश्रित, इसी को बोला जाता है आश्रित, इसी को बोलेंगे संगत, कुछ बोला जाता है इसी को संगत। अब इसके बाद आइए, आश्रित हो गया ये। अब इसमें देखो इसकी जो ग्राफ होगी वो ग्राफ कैसे होगा, तो समपाती होगा, ग्राफ कुछ होगा हमारा समपाती। अगला अगर दे दिया जाए आपको कि a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 डज नॉट इक्वल टू c1 बट्टा c2 हो, c1 बटा कौची हो, c2 हो, तब उसे कौची बोलते हैं, तो उसे हम बोलते हैं, इसी को बोलते हैं आश्रित। अब यहाँ पर देखिए इसकी हलों की संख्या कुछ होगा, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, इसी को बोला जाता है असंगत, इसी को कुछ बोला जाता है असंगत, इसी को बोलेंगे विरोधी, इसी को कुछ बोला जाएगा विरोधी। और इसकी ग्राफ होगी तो कुछ होगी हमारा ग्राफ समांतर रेखाएं होगी, समांतर रेखाएं होगी। आप लोग को बात समझ में आया तो इसको नोट कीजिए। आज के लिए वीडियो इतना ही, या तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो आप लोग इतना ही क्लास करें, इसको नोट्स कीजिए, बाकी आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाया जाएगा। जब तक के लिए जय हिंद।